हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 12 ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं। जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है एक प्लांट की स्पीशीज़ जिसका नाम है रेड ईवी। उसमें नैनोटेक का यूज़ करके एक हीलिंग कंपाउंड बनाया गया है। मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है नैनोटेक, साथ ही साथ मैं आपको रेड ईवी के बारे में बताऊंगा। ये जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक सेक्शन में बहुत रेलेवेंस रखता है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक नैनोटेक बायोटेक, इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं प्रीलिम्स में वो भी एग्जैक्टली मैं शो करूंगा और ऐसे समझाऊंगा कि आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे उन पीवाईक्यूज को। इसे मैं आपको बोटेनिकल गार्डन बताऊंगा, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क के बारे में एक वन लाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मैं कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कम्युनिटी है जिसका नाम है कोच राजबोंगशी। ये डिमांड कर रही है एसटी का स्टेटस आसाम में। तो अब यहाँ पे रेलेवेंस ये है कि ये एसटी को किस तरीके से एसटी बनाया जाता है। बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब का डिक्लेरेशन प्रोसेस क्या होता है एक कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब बनाने का, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। फिर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बताऊंगा। इन दोनों से प्रीलिम्स में पीवाईक्यू पूछे गए हैं, मैं वो भी आपको एग्जैक्टली शो करूंगा। ये जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के लिए काफ़ी रेलेवेंस रखता है। थर्ड आर्टिकल बात करता है वल्चर की जो स्पीशीज, जैसे वल्चर आप जानते हो गिद्ध कहते हैं, तो वल्चर और पब्लिक हेल्थ का क्या कनेक्शन है, तो इसके इंटरकनेक्शन को समझाऊंगा। साथ ही साथ वल्चर की स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बताऊंगा। उससे जो पीवाईक्यूज उठे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी खासी हो जाएगी। फिर मैं बताऊंगा कौन कौन से अप्रोचेस या कौन कौन से डिफरेंट टेक का यूज गवर्नमेंट कर रही है वल्चर को कंजर्व करने के लिए, और ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन में काफ़ी ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। फोर्थ आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन का, काफ़ी रेलेवेंट आर्टिकल है। इंडिया मॉरिशस बायलैटरल टाई के बीच में रिसेंटली मॉरिशस के पीएम की विजिट हुई है वाराणसी में। तो अब यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजिक डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटी साइन हुई है मैं वो समझाऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा मॉरिशस है कहाँ पे, उसको मैप के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपको बताऊंगा मॉरिशस में इतने इंडियंस क्यों हैं। इंडियंस हैं तो आपको इंडेंचर्ड लेबर याद आएंगे, और उसी से कनेक्टेड जीएस 1 2018 में क्वेश्चन है व्हाई इंडेंचर्ड लेबर वाज टेकन बाय ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया टू अदर कॉलोनीज, हैव दे एवर बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर टाइम। अब इस आर्टिकल में जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उन पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी समझने के बाद। लास्ट आर्टिकल बात करते हैं, आपको पता है प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दे रखी है सुप्रीम कोर्ट को, सर्टेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना रीसेंट बोलते हैं ना अपग्रेडेशन, क्या डेवलपमेंट हुआ है इस केस के ऊपर वो बताऊंगा, जो गवर्नर डीले करते हैं बिल का एसेंट देने में। ये जीएस पेपर 2 जुडिशरी सेक्शन में काफ़ी सिग्निफिकेंस है। ये आर्टिकल से कनेक्टेड जो प्रीलिम्स से पीवाईक्यूज आए हैं वो मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज होंगे जिनका आप एज इट इज यूज कर सकते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। इस पूरे के पूरे समरी का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से। स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल है एक प्लांट की स्पीशीज का जिसका नाम है रेड ईवी। ठीक है। इस रेड ईवी को ट्रेडिशनली हिस्ट्री में मतलब पास में देखा जाए तो इसका यूज़ किया जाता था जनरली, कहीं कोई घाव हो जाए कट जाए तो वहाँ पे ये जो पत्ती देख रहे हो इस पत्ती को ऐसे रगड़ के वहाँ पे लगा दिया जाता था। तो इसको कहा जाता है भैया इसके पास एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इस जो प्लांट की पत्तियां हैं इन पास। तो अब हुआ क्या है, एक बोटेनिकल गार्डन है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन, कहाँ पे है, केरला में है। अब वहाँ पे एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो रेड ईवी प्लांट है इसकी पत्तियों में से इस अगर कोई पत्ती है जैसे नीम की पत्ती है तो नीम की पत्ती में कुछ ना कुछ तो होगा ना, जिसकी वजह से उसको भी हम लोग हीलिंग कंपाउंड के तरीके से यूज़ करते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो पत्ती दिख रही है इस पत्ती में एक कंपोनेंट होता है, कंपाउंड होता है नेचुरल, जिसका नाम होता है एस्टियोसाइड। इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो अब ये साइंस के रेफरेंस में बात हो रही है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं आयुर्वेदा की बात हो रही है, साइंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो इसका जो एक नेचुरल कंपाउंड एस्टियोसाइड है उसको इस पत्ती से निकाल के अलग कर दिया गया है रेड ईवी से। अब अगर निकाल के मान लो ये पत्ती है, इससे मैंने ये आपका एस्टियोसाइड निकाल के बाहर निकाले। अब ये क्या है मेरे पास, ये रेड रेड ये एस्टियोसाइड है। अब इस एस्टियोसाइड को मुझे कहाँ लगाना है, मतलब ये जो कट्स होते हैं कहीं मेरे अगर हाथ में कटेगा या कोई घाव होगा वहां पे लगा सकता हूं। लेकिन साइंस में क्या किया गया है, इसमें नैनो फाइबर्स का यूज किया है। मतलब नैनो फाइबर मतलब क्या होता है, छोटे छोटे एकदम कंपाउंड होते हैं, उसके साथ ये मान लो क्या है, ये एक नैनो फाइबर है। ठीक है, छोटा सा एकदम
बहुत माइन्यूट सा कंपाउंड है, तो उसके साथ इसको मिक्स कर दिया गया है और मिक्स करने के बाद एक पूरा पैडिंग टाइप बन गया, मान लो ठीक ये एक ऐसे कपड़ा टाइप बन गया। अब इस कपड़े को आप लगा सकते हो, कपड़ा बोलो पट्टी बोलो जो भी बोलना है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मल्टी लेयर्ड वुंड हीलिंग पैड। इसको इसमें अगेन बहुत सारा टेक यूज़ हुआ है, उसमें उतना डिटेल में नहीं जाना आपको। पॉइंट क्या है, नैनो फाइबर का यूज़ करके, नैनो फाइबर और एस्टियोसाइड को मिला के इन्होंने एक पैड बना दिया है और उसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ हीलिंग कंपाउंड, ठीक है। अब डिज़ाइन फीचर की बात करें तो जो नैनो फाइबर होती है उसकी लेयर बहुत थिन होती है, वो बायोडिग्रेडेबल होती है और नॉन टॉक्सिक होती है। इससे क्या होता है कि जो वुंड कभी कोई कटा है, किसी मान लो ये हाथ है, अगर यहाँ पे कुछ कट गया है तो यहाँ पे क्या होता है, मेन चीज़ कही जाती है ना भैया आप दवा लगा रहे हो तो उसको खुला रखो। तो यहाँ पे अगर पैड होगा तो नैनो फाइबर के साथ अगर एस्टियोसाइड मिला के यहाँ इस घाव पे लगाया जाएगा तो यहाँ से एयर की पास भी होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं उसको एक ब्रीदिंग कंपाउंड भी कहा जाएगा, जो हमने नैनोटेक का यूज़ करके बनाया हो गया है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि हमने ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज को मॉडर्न नैनोटेक के साथ यूज़ कर दिया है और एक इफेक्टिव मल्टी फंक्शनल वुंड केयर प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर आप एक एलोपैथ के हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ पे ये तो नहीं है पत्ती लाएंगे फिर उसको कूट के आपके हाथ में लगाएंगे, वहाँ पे दवाएं होंगी जिनका एक केमिकल कॉम्बिनेशन किया जाएगा और उसको आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे अब आगे डेवलपमेंट ये होगा कि रेड ईवी में नैनोटेक का यूज़ करके आपको कभी भी कोई घाव होगा या कुछ भी होगा, अभी ये देखो कमर्शियली नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक डेवलपमेंट है जो नैनोटेक का यूज़ करके बनाया गया है, दैट इज़ इट। अब आपको पता क्या होना चाहिए, पहली बात तो रेड ईवी, दूसरा क्या होता है मुरीकोटी पैच इसको कहते हैं, राइट। फिर इसमें कौन सा कंपाउंड होता है जिससे हील होता है आपका घाव, एस्टियोसाइड होता है। नैनो फाइबर मतलब क्या होता है, एक धागा होता है तो और सबसे छोटा धागा एकदम नैनो पार्टिकल, मतलब बहुत छोटी साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उसे नैनो कहते हैं, दैट्स ऑल। और नैनोटेक मतलब क्या होता है, जब उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का यूज करके हम एक नया कोई प्रोडक्ट बना दें। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है, एस्टियोसाइड का यूज करके हमने एक पैड बना दिया, ठीक है, एक पट्टी बना ली है बेसिक फॉर्म में। अब एक चीज देखो, यहाँ मैंने हाईलाइट किया बोटेनिकल गार्डन, आपको पता होना चाहिए बोटेनिकल गार्डन है क्या। तो बोटेनिकल गार्डन देखा जाए तो ये एक रिसर्च सेंटर होता है, ठीक है, जहाँ पे प्लांट को कंजर्व किया जाता है एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस पर्पस के लिए। तो एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस तो साथ ही साथ रिसर्च भी की जाती है। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू में हुआ है ये क्या है, ये एक रिसर्च हुई है, ठीक है, क्योंकि ये भी इसका एक फीचर है। और ये एक्स साइटू है, ध्यान रखिएगा। एक्स साइटू मतलब क्या होता है, दो वर्ड है, एक इन साइटू एक होता है एक्स साइटू। साइटू को रिप्लेस कर दो साइट से, इन साइट और एक्स साइट। अब मानते हैं एक्साइड मतलब क्या है, मान लो आपके घर के सामने एक नीम का पेड़ है, ठीक है, बहुत ही आसान सी भाषा में बता रहा हूँ। अब वो नीम का पेड़ आपको कहा जाएगा भैया वो क्या है, वो कहा जाएगा वो इनसाइट में, मतलब अपने आप ग्रो किया गया है। लेकिन अगर उसी नीम के पेड़ को ले जाके अगर आप एक सेंटर बनाओगे, ठीक है, और सेंटर बना करके वहां पे नीम के पेड़ को लगाओगे तो कहा जाएगा भैया एक्साइटू है, राइट। तो जनरली आप नीम के पेड़ को नहीं लगाओगे क्योंकि नीम के पेड़ तो बहुत ज्यादा अबेंडेंट फॉर्म में है। मान लो कोई ऐसी प्लांट की स्पीशीज है जिसका कंजर्वेशन रिक्वायर्ड है, राइट, जिसको कंजर्व करना जरूरी है, नहीं तो एक्सटेंट हो जाएंगी, चाहे वो प्लांट हो कोई भी हो। जनरली बोटेनिकल गार्डन में बात की जाती है केवल प्लांट की, क्योंकि मतलब ये बोटेनिकल, ठीक है। तो अब यहां पे प्लांट की स्पीशीज को अगर उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके एक प्रॉपर जहां पे एक सेंटर पे रखा जाए उसे हम लोग एक्स साइटू कहते हैं। इन साइटू मतलब जब वो चीज वो स्पीशीज, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज हो चाहे एनिमल की स्पीशीज हो, वो अपनी इनसाइट में रहे। इनसाइट मतलब क्या होता है कि जो उनका हैबिटेट है उसी में वो थ्राइव करें, ठीक है, उनको बाहर किसी मैन मेड की जरूरत ना हो। तो बायोस्फीयर भी एक नाम होता है। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब एक लार्ज इकोसिस्टम होता है जहां बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब कोई एनिमल की बात नहीं हो रही, यहाँ प्लांट्स भी इंक्लूडेड है और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को भी अलाउड किया जाता है ट्रांजिशन बफर जोन में। बोटेनिकल गार्डन आपको ऑलरेडी बता दिया क्या है। नेशनल पार्क क्या होता है, ये भी एक इन साइटू कंजर्वेशन सेंटर होता है, सेंटर नहीं होता, ये एक तरीके से सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट प्रोटेक्शन का एक तरीका होता है जहां पे एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में जनरली रखने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ की जा सकती है, ठीक है, ये भी इन साइटू प्रोटेक्शन कहा जाता है। इसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पीशीज प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अब इसीलिए बोलते हैं ना प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है, मतलब जो इंडिया में प्रोटेक्शन मेजर्स चल रहे हैं या तो वो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन के फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन है सर आपने बोटेनिकल गार्डन क्यों बताया, आपने बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बताया, कोई ना कोई तो कारण होगा, डेफिनेटली कारण है यूपीएससी 2011।
क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइट फॉर इन साइटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्लांट। फौना मतलब क्या होता है, जो एनिमल की स्पीशीज होती हैं। तो कौन सा इनसाइटू मेथड नहीं है, अभी बताओ। बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मैंने आप देखो कि सीक्वेंस में वही लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन को ही मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर जो रॉन्ग ऑप्शंस होंगे, रॉन्ग ऑप्शंस का भी आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। तो आप तो बोल दोगे सर बोटेनिकल गार्डन, यस यस मैंने सही कर लिया, लेकिन बेटा यहाँ पे नहीं रुकना है। क्या पता अगले साल क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए जहां पे बायोस्फीयर राइट ऑप्शन हो और यहां पे स्टेटमेंट चेंज कर दिया जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता, आप सोचिए, आप जवाब दीजिए। मैं अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 or 2 सेकेंड, यस और नो। बिल्कुल हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है 2014 में। अब आप नोटिस करो, सीक्वेंस देखो, बायोस्फीयर, बोटेनिकल, नेशनल वाइल्ड लाइफ, एग्जैक्टली वही ऑप्शन है, बस यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे चेंज कर दिया है लाइन। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या। अभी मैंने कहा कहाँ पे ह्यूमन लाइफ भी को एग्जिस्ट करेगी, बायोस्फीयर रिजर्व। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ये नहीं पूछ सकते अगली बार कि नेशनल पार्क राइट ऑप्शन बना दें। अब यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन तो गलत हो गया ना, लेकिन 2011 में सही था क्योंकि स्टेटमेंट रेफरेंस में था बोटेनिकल गार्डन के, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए बायोस्फीयर सही है। दिस इज द रीजन मैं कहता हूँ कि देखो पीवाईक्यू रिपीट एग्जैक्टली नहीं होते, उसके थीम रिपीट होते हैं, और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, जनरली आर्टिकल छोटा सा है, लेकिन यहाँ बोटेनिकल गार्डन यूज हुआ, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन बताया, उससे कनेक्टेड 2 पीवाईक्यूज आपके सामने मैंने शो कर दिए। ठीक है, अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि भैया चलो नैनोटेक का यूज है, और हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये जो एस्टियोसाइड आपको मैंने बताया, ये कंपाउंड निकाला गया रेड ईवी प्लांट से, क्या कोई और तरीका है। बिल्कुल, एक हाइड्रोजेल भी है। हाइड्रोजेल क्या है, हाइड्रोजेल जैसे आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये कंपाउंड होता है, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पॉलीमर कहा जाता है, जो वाटर को रिटेन करने में मदद करता है। अब वाटर को रिटेन करना मतलब इसका यूज हम कर सकते हैं कहीं, मान लो ये एक कंपाउंड है, ठीक है, अब अगर इसको कहीं पे रखोगे तो वाटर को ये एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है और वहां पे मॉइस्चर क्रिएट भी कर सकता है। ठीक है, मान लो ये आपका एक कंटेनर है, यहाँ पे पानी भरा है, तो पानी नहीं भरा, मान लो थोड़ा थोड़ा है, अब आपको चाहिए पानी को कोई सोख ले, तब हाइड्रोजेल का यूज कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, आप चाहते हो कि यहाँ पे ये सूखा कंटेनर है, आप चाहते हो कि यहाँ पे पानी आ जाए, तो आप हाइड्रोजेल जिसमें पानी होगा वो यहाँ डालोगे, तब यहाँ मॉइस्चर हो जाए, मतलब वाइसे वर्सा दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, इसलिए इसको जेल लाइक पॉलीमर नेटवर्क कहा जाता है। तो इसी में अगर हम एस्टियोसाइड को भी मिला देंगे एक तरीके से, तो चांसेस ये हैं कि हम हाइड्रोजेल का यूज करके एक हीलिंग कंपाउंड भी बना सकते हैं। नैनोटेक का यूज क्या है, हाइड्रोजेल भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन पर्टिकुलरली मैंने यहाँ लिखा भी है, ये स्टडी में मेंशन नहीं है, ये 1 स्टेप फर्दर मैंने जाके आपको समझाया, रीजन होगा उसके पीछे। अगेन जो भी मैं बता रहा हूं हमेशा सोचो सर बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। इसका यूज कहां कहां करते हैं, आपको तो पहले बताया, मेडिसिन में इसका यूज तो करते ही हैं, एसी में भी यूज करते हैं इसको। ठीक है, एसी में कैसे यूज करेंगे, जो पानी वाला वेंट होता है वहां पे यूज होता है, ल्यूब्रिकेंट के तरीके से भी यूज होता है, मेडिसिन में तो यूज होता ही है। तो हाइड्रोजेल क्या, एक वाटर रिटेनिंग जेल लाइक पॉलीमर होता है। ठीक है, दैट इज इट। इसका मैंने इस आर्टिकल से रेड ईवी से कैसे कनेक्शन लाया, क्योंकि वहां पे अपग्रेडेशन होगा तो यूज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन था सर आपने हाइड्रोजेल बताया, कारण होगा क्योंकि 2015 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नैनोटेक के ऊपर क्वेश्चन 2015 में है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनोटेक टेक्नोलॉजी। क्या ड्रग डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, नैनोटेक से डेफिनेटली पॉसिबल है। नैनोटेक कैन लार्जली बी कंट्रीब्यूटेड टू जीन थेरेपी, डेफिनेटली। तो कहीं पे भी नैनोटेक एक बोलते हैं ना, एक ब्रॉडर टेक है जिसका यूज हम अलग अलग पर्पस के लिए कर सकते हैं। अब समझ में आया आपको, मैंने पहले आर्टिकल था जहां पे बोटेनिकल गार्डन, वहां पे 2 क्वेश्चन दिखाए, फिर वहां पे नैनोटेक का यूज हुआ था, फिर आपको ये क्वेश्चन दिखाया। आप देखो आर्टिकल छोटा, 3 पीवाईक्यूज आपके सामने निकाल दिए। फिर मैंने आपको हाइड्रोजेल भी तो समझाया था, तो हाइड्रोजेल से कनेक्टेड यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल यूज्ड। अभी आपको बताया, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी डेफिनेटली, फिर आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम डेफिनेटली, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट ऑब्वियसली। तो 1 2 3 इज द राइट। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आर्टिकल के साथ मैं स्टैटिक पोर्शन कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल का एक बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। एक कम्युनिटी है जिसका नाम है कोच राजबोंगशी कम्युनिटी, ये शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी का डिमांड कर रही है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है आसाम में। ठीक है,
पुलिस पैरामिलिट्री सब अपने लगे, लाठीचार्ज हो रही, बट अगेन ये चीज़ रेलेवेंट आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए नहीं है। अब देखोगे सिर्फ इतना सा आर्टिकल है, यहाँ पे जो करंट में हुआ सिर्फ वो, न्यूज़पेपर कभी पीवाईक्यू नहीं बताएगा। न्यूज़पेपर का मतलब ये न्यूज़ सुनाना आपको, दैट्स ऑल। अब ये आपका काम है कि आप निकालो यहाँ पे यूज़ क्या हुआ है। एक तो आसाम आया है, राइट, फिर एक डुबरी का यूज़ हुआ है, तीसरी यूज़ क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब का यूज़ हुआ है। मतलब 3 कंटेंट हमारे पास मिल जाए। डुबरी को साइड कर दो, डुबरी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वहाँ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में भी आता है, ये आपका होमवर्क है, डुबरी प्रोटेक्टेड एरिया डालो तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन पार्ट क्या है, आसाम लिखा है, शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा है, फिर यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे शेड्यूल्ड एरिया भी मेंशनिंग होगी। तो अब हमारे लिए कंटेंट मिल चुका है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा काच राजबोंशी कम्युनिटी के बारे में। ये कोच डायनेस्टी से कहे जाते हैं, इनका डिसेंडेंट है, अपने आप को रॉयल राजा का लीनियज कहते हैं। लोकेशन इनकी आपको बताया, वेस्टर्न असम, नॉर्थ बंगाल, बिहार, नेपाल के तराई रीजन में ये पाए जाते हैं। लैंग्वेज इनकी वही राजबांशी लैंग्वेज जनरली कही जाती है, कामतापुरी लैंग्वेज भी इनको कहते हैं, ठीक है। ये जनरली इनका जो स्टेटस होता है, ये खेती बाड़ी काम करते हैं और सोशली इकोनॉमिकली सामाजिक और आर्थिक स्तर पे काफ़ी पिछड़े कहे जाते हैं। करंट डिमांड ये है कि भैया ओबीसी में तो है, लेकिन डिमांड एसटी स्टेटस की कर रहे हैं, और इससे जो आसाम की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको काच राजबोंशी कम्युनिटी के ऊपर बता दी है। अब हम समझते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड एरिया और 6 शेड्यूल के बारे में। पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में प्रोवाइड करता हूँ, मान रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अब होता क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है। आपके सामने, आपका घर जहाँ पे भी हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपके घर के सामने 100 लोग हैं और वो 100 लोग जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होगी। कौन है शेड्यूल्ड ट्राइब? ऐसे लोग जो काफ़ी पिछड़े हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया। ऐसे लोग जो कि बहुत पुराना टेक का यूज़ कर रहे हैं, मतलब पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर टेक का यूज़ कर रहे हैं। तीसरा क्या है, इलिटरेट होंगे, है ना। चौथा क्या है कि इनके पास प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, ठीक है। तो और इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही होगी। तो ये सारी कुछ क्राइटेरिया हैं। तो मान लो 100 लोग हैं, तो आपने सोचा आप एक ज़िले के, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अभी के लिए आप एक डीएम हो, ठीक है। तो आपने रिपोर्ट किया भैया 100 लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है, आप अपने आप को सोचिए कि इन 100 लोगों का एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। तो एसटी स्टेटस मिलेगा तो वेलफेयर मिलेगा। तो आपने क्या किया, आपने अपनी रिपोर्ट दी स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब ये क्या हुआ, मान लो आपकी सुनवाई हो गई, 100 लोगों को एक एक्स एसटी स्टेटस मिल गया, मान लेते हैं एक्स एसटी स्टेटस मिल गया, ठीक है। तो ये होता है एसटी स्टेटस मिलना। इसके बाद क्या हुआ, मान लेते हैं आपको आगे चल के पता चला कि भैया यहाँ 100 लोग नहीं हैं, यहाँ तो 1000 लोग हैं। तो क्या हर एक, और वो सब अलग अलग उसके पार्ट के हिस्से हैं, कोई अलग एसटी कोई अलग एसटी, उनका अलग अलग तरीका है रहने सहन, सब कुछ डिफरेंट है उनका। तो अब क्या हुआ, अब स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा भैया इनको अलग अलग एसटी करने से अच्छा इस पूरे एरिया को ही शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दो। आप कनेक्शन देख लो, शुरुआत यहीं से हो रही है, शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे एक और क्राइटेरिया आ गई। अब अगर मान लेते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से नॉर्थ ईस्ट में है, पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में है, कंप्लीट एरिया ही केवल और केवल, जैसे आपको शेड्यूल एरिया बताई, यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग हैं, लेकिन दूसरे लोग भी तो होंगे ना यहाँ पे। मतलब ऐसा तो है, मान लो 1000 लोग हैं तो यहाँ पे 1000 बाकी जनरल वाले भी होंगे, ओबीसी वाले भी होंगे। लेकिन फिर एक और थर्ड क्राइटेरिया बनाई गई, जहाँ पे कहा गया भैया अब एक डिफरेंट शेड्यूल बनाया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि मैक्सिमम मोर देन 80-90% लोग ट्राइबल हैं, तो उस पूरे एरिया को ही ट्राइबल एरिया में डाल दो, राइट। तो ये 3 चीजें जो आपको पता होने। शेड्यूल ट्राइब क्या होती है, स्पेसिफिक कम्युनिटीज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई हैं। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट एक लिस्ट पब्लिश करता है और उस किसके साथ, स्टेट के साथ कंसल्ट करने के बाद पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी अगर कोई भी चेंजेस इसमें करने होते हैं। इन कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन मिलता है, वेलफेयर स्कीम्स में हिस्सा मिलता है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। शेड्यूल ट्राइब है, ठीक। फिर शेड्यूल्ड एरियाज क्या है, 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ये रीजन है, मैंने आपको भी बताया क्या है, रीजन है। रीजन में क्या है, जिसमें हाई ट्राइबल पॉपुलेशन की कॉन्सेंट्रेशन है, वही तो बताया, यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो क्या है, हाई है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बाय इशूइंग ऑफिशियल ऑर्डर, और उसमें जो लॉ होता है वो स्पेशल लॉ होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है लैंड को, फॉरेस्ट को, ट्राइबल वेलफेयर को, राइट। अब ये आपको शेड्यूल्ड एरिया का रेफरेंस है। 6th शेड्यूल क्या होता है, ये नॉर्थ, पर्टिकुलरली 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात होती है। ये भी ट्राइबल एरिया, जैसे शेड्यूल्ड एरिया है वैसे ये भी एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही
रह रहे हैं, बट फर्क क्या है, यहाँ पे जो आपका शेड्यूल एरिया यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ध्यान से देखो प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी गई कि इन लोग के पास ऑटोनॉमी है, ये लोग खुद से अपना शासन करें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। इनके खुद के लोकल लॉज होंगे, अपने लैंड को मैनेज कर सकते हैं, फॉरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, इनके कस्टम्स होंगे, उनको अच्छे से लोग प्रमोट कर सकते हैं। जनरली कहा जाता है ये ट्राइब्स के लिए सेल्फ रूल की बात हो रही है। अब क्वेश्चन उठता है सर शेड्यूल्ड एरियाज में क्यों नहीं बात की गई सेल्फ रूल, क्योंकि यहाँ पे बाकी पॉपुलेशन भी है ना, लेकिन यहाँ जो 6 शेड्यूल वाली एरियाज है यहाँ पे मेजरली जो है वो सारे के सारे आपके ट्राइबल एरियाज वाले कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो एसटी में क्या है, हु गेट्स द बेनिफिट, 5th शेड्यूल वेयर दे लिव, ये जो एसटी हैं रह कहाँ रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देना होगा। 6th शेड्यूल क्या है कि भैया ये जो एसटी हैं ये अपने आप को गवर्न कर लेंगे खुद से, ये 6th शेड्यूल है किसके लिए, जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है। ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने प्रोवाइड कर दी। अब क्वेश्चन आता है हाउ 6 शेड्यूल आर डिक्लेयर्ड, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, देखिए यहीं पे बता दिया, प्रेसिडेंट होता है ऐसा करता है, फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल XYZ जो भी बताया मैंने, लेकिन अब थोड़ा सा इसको ऑफिशियल भाषा में समझ लेते हैं। आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, वो कम्युनिटीज जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब होंगी। अब अथॉरिटी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर। अब ये जो लिखा हुआ है, ऐसा हम नहीं बोलना आपको कि भैया प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर रहा है क्या शेड्यूल ट्राइब, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट केवल नोटिफाई करता है, नोटिफाई करने के लिए क्या होगा, उसके पास लिस्ट होगी, वो गैजेट में नोटिफाई कर दे, लेकिन लिस्ट आ कहाँ से रही है, लिस्ट के पीछे भी तो एक प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस ये है कि पहले तो मान लो आप क्या थे, आप डीएम थे, आपने अपना प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को दिया, स्टेट गवर्नमेंट को जेन्युइन लगी ये डिमांड, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रपोजल सबमिट करती है, किसको, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। अब वो उसको एग्जामिन करती है, अब वो एग्जामिन करने के बाद वो उसको भेजती है किसके पास, जो शेड्यूल ट्राइब की कमीशन है, और जब इसका प्रॉपर स्क्रीनिंग हो जाती है, प्रॉपर चेक किया जाता है क्या भैया ये इनका जो डेमोग्राफिक है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पिछड़ा है, इतना पिछड़ा कि इनको एसटी डिक्लेयर कर दिया जाए या नहीं। अगर ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री भी कहती है हाँ यस, तब ये कैबिनेट के पास जाता है, कैबिनेट इसको अप्रूव करती है, तो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। बिल इंट्रोड्यूस करने के साथ क्या होता है, वहां पे जो आपका आर्टिकल 342 है, इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 का यूज करके प्रॉपर एक एसटी को इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट की बारी आती है, प्रेसिडेंट क्या करेगा, गैजेट में इशू कर देगा नोटिफिकेशन कि भैया ये कम्युनिटी अब क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, दैट्स ऑल। तो जो प्रेसिडेंट का रोल है फॉर्मल है, रियल जो पावर है पार्लियामेंट के पास वेस्ट कर रही है, ठीक है। ये तरीका होता है किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब को डिक्लेयर करने का आर्टिकल 342(1) में, राइट। चलो अब एक पार्ट आता है, क्वेश्चन भी आया होगा जब मैंने बोला 24 का क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज द गवर्नर हु रिकॉग्नाइजेस डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये तो आंख बंद करके भी आप बता दोगे, क्योंकि मैंने इतनी लंबी कहानी बताई क्यों, रीजन ये है, अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी अनदर स्टेट। डेफिनेटली ये भी चीज़ है, अगर किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब एक स्टेट में कहा गया है, क्या जरूरी है दूसरे स्टेट में भी कहा जाएगा, डेफिनेटली नॉट, ये ज़रूरी नहीं है, क्या पता दूसरे स्टेट में उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो। इसीलिए तो रिसेंट डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसमें भी अब क्रीमी लेयर लाने की बात करनी चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और मिल किसको रही है, जिन लोग के पास ऑलरेडी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, वो लोग एसटी की इस रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो 2 इज द राइट वन। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों आपको समझाया हाउ शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर डिक्लेयर्ड। तो आपसे क्वेश्चन अगली बार 342 के रेफरेंस से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब आप बात आती है कि शेड्यूल्ड एरिया कैसे डिक्लेयर होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया। शेड्यूल्ड एरिया 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात होती है, आर्टिकल 244(1) में इसका डिस्कशन होता है। अब ये है क्या शेड्यूल्ड एरिया, मतलब ये एक ऐसा रीजन है जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है और उसमें स्पेशल गवर्नेंस और प्रोटेक्शन की जरूरत है उनको, तो उन्हीं एरियाज को शेड्यूल्ड एरिया कहा जाता है जनरली। डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता है। उसमें मॉडिफिकेशन, मतलब एरिया ये है, कल को बोले भैया यहाँ 1 किलोमीटर और कवर कर लो, नहीं भैया काम करो 1 किलोमीटर कम कर दो, मतलब मॉडिफिकेशन के लिए बार बार पार्लियामेंट नहीं जाना होगा, प्रेसिडेंट से ही ये काम हो जाएगा। तो जो गवर्नर होता है वो पहले हाईलाइट करता है कि भैया कौन सी ट्राइबल डोमिनेटेड बैकवर्ड रीजन है, गवर्नर रिपोर्ट भेजता है प्रेसिडेंट को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू, फिर प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर पास करते हैं भैया ये एरिया शेड्यूल्ड एरिया में आएगा या नहीं आएगा, ऑल्टर कर सकता है, यूनाइट कर सकता है, बाउंड्री को रिड्यूस कर सकता है।
ये बेसिक है शेड्यूल्ड एरिया कैसे बनाई जाती है। फिफ्थ शेड्यूल 244(1) आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अब अगर मैंने शेड्यूल्ड एरिया बोला है, कोई ना कोई कारण होगा, है कि नहीं। पहले समझ लेते हैं क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन क्या है। हाई ट्राइबल पॉपुलेशन, आपको देखिए यहाँ पे मैंने इसीलिए पहले ही समझा दिया, ये पूरा तरीका इसीलिए मैंने लेमन भाषा में समझाया ताकि आगे जो भी प्रोफेशनल भाषा में यूज़ करूँ समझ में आए। ऐसी एरिया जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रोसेस, सॉरी ये तो आगे वाला आ गया, ये था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन कम्पैक्ट है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो और उनकी इतिहास, मतलब अगर पास देखा जाएगा कि भैया कि ये लोग सेम वैसे ही हैं कि ऐसा है कि पहले कुछ और थे अब कुछ और हो गए, तो देखा जाता है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कंटिन्यूटी। अगर उसमें भी वो बैकवर्ड पाए जाते हैं तब उनको शेड्यूल, उस पूरी एरिया को शेड्यूल एरिया में डाला जाता है। अब एक चीज़ समझो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, अगर एक शेड्यूल्ड एरिया है, एक रीजन बना, तो उसमें कोई ना कोई तो होगा तरीका ना कैसे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन औपचारिक काम होगा। तो जो लार्जेस्ट यूनिट होती है उसको डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ये लॉ, वेलफेयर, डेवलपमेंट जो होते हैं उसको एफिशिएंटली मैनेज करने का काम करती है यूनिट। और जो लोवेस्ट यूनिट होती है वो होती है आपका क्लस्टर ऑफ विलेजेस एक ब्लॉक के अंदर में, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ग्रास रूट लेवल पे जो स्कीम्स होती हैं उसकी डिलीवरी करना, जो आपके एकदम लोवेस्ट पार्ट होता है। ऐसी तो होता है ना, सबसे नीचे क्या होता है, गांव होता है, विलेज होता है, फिर ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। तो ये जो आपका शेड्यूल्ड एरिया होती है, यहाँ पर भी सेम तरीके से ही काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रेसिडेंट है कंप्लीटली अपने खुद के पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे काम नहीं कर रहे हैं। जब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है तो आपको लगे नहीं सर क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है, आंसर इज नहीं। ये सब की सब कहीं ना कहीं कैबिनेट इन्वॉल्व है इसके अंदर में, ठीक है। बस फर्क क्या है, अगर एसटी को डिक्लेयर करना है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है, लेकिन शेड्यूल्ड एरिया में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रूट नीड नहीं होती है। आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा। अब अगर मैंने इतना कुछ बताया तो कोई ना कोई तो रेलेवेंस होगी। रेलेवेंस है यूपीएससी का 2023। रिगार्डिंग शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विद इन स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया, शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, right? The largest administrative unit of scheduled area in a district and the lowest is the cluster of village in the block। और क्या मैंने आपको बताया, यही तो बताया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लोवेस्ट क्लस्टर ऑफ विलेज है, ये भी सही है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, अभी तो बताया, ये कौन करता है, गवर्नर करता है। टू यूनियन होम मिनिस्ट्री नहीं, यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री, ये तरीका होता है। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी अगर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है वहां पे मिनिस्ट्री का यूज हो रहा है, सो देयर आर चांसेस कि वो मिनिस्ट्री गलत दे सकते हैं। बट अगेन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे मिनिस्ट्री को सही दिया गया था, ठीक है। तो ओनली 2 इज द राइट वन। ये 23 का है, जब आप बहुत एक बोलते हैं ना रश उठाता नहीं, पेपर बहुत डिफिकल्ट, लेकिन आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर होती तो आप आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं, एक बार डिफरेंस भी समझ लो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, शेड्यूल्ड एरिया वाले में। 342, 244 अब खुद से पढ़ लेना है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ये बेसिक डिफरेंस है, प्रोसेस, स्क्रीनिंग, कैबिनेट, पार्लियामेंट, गवर्नर रिपोर्ट देता है मिनिस्ट्री ट्राइबल को, फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया पार्लियामेंट का रोल है, यहाँ पार्लियामेंट का रोल नहीं है, ठीक है, दैट इज इट। अब एक और चीज़ आती है, अगर मैंने शेड्यूल्ड ट्राइब समझाई, शेड्यूल्ड एरिया समझाई, तो कहीं ना कहीं आपको 6 शेड्यूल भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ बात हो रही है, 5th शेड्यूल की बात हो रही है, तो 6 शेड्यूल क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो 5th शेड्यूल 244(1) में बात होती है और 6 की बात 244(2) में होती है। 6th शेड्यूल क्या है, ये भी आपकी ट्राइबल एरियाज है, ठीक है। ये ट्राइबल एरियाज, लेकिन ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आती हैं, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आज जो आर्टिकल है किसके ऊपर है, आसाम के ऊपर है। दिस इज द रीजन, मतलब 6 शेड्यूल एरिया में आता है आसाम, है कि नहीं। कहाँ पे है, 244(2) में आता है। अब यहाँ पे अथॉरिटी क्या है, मैंने आपको एरिया के बारे में बता दिया, शेड्यूल एरिया में प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। जो 6 शेड्यूल एरिया होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट रिकमेंड, गवर्नर जो होता है वो रिकमेंड करता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, काउंसिल्स होती हैं इसके अंदर में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए 5th शेड्यूल एरियाज का, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो नॉर्मल लॉस बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, वो अप्लाई होते हैं शेड्यूल्ड एरियाज में। लेकिन जो 6 शेड्यूल एरियाज है बेटा, वहां पे अप्लाई नहीं होते, वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, जो कि लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पावर अपने पास रखती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पे क्या है, एडीसी लॉ लैंड के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, कस्टम, सोशल प्रैक्टिसेस के ऊपर बना सकती है, ठीक है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको 5th और 6th शेड्यूल एरिया में बता दिया है। कोई ना कोई कारण होगा, कारण है 2015। द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू, ऑब्वियसली बोलोगे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, लिखें कैसे, बाकी गलत भी देखो, डिटरमाइन बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, ये कहाँ पे बात हो रही है, ये तो डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट है।
डिटरमाइन द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। अगेन ये पंचायती राज की बात हो रही है, तो फर्स्ट वन इज द राइट। 2019 में क्वेश्चन देखो, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। थर्ड, फिफ्थ, नाइन्थ, ट्वेल्थ, आसानी से बोलोगे सर फिफ्थ शेड्यूल्ड है कि नहीं, ट्राइबल लैंड की बात हो रही है कि नहीं। चलो अब पंजाब पीसीएस 2020 का क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग, द सिक्स शेड्यूल हैज कन्फर्ड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल फॉर कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ केसेस बिटवीन पर्सन बिलोंगिंग शेड्यूल ट्राइब। डेफिनेटली ये भी आपको पता है, द सिक्स शेड्यूल हैज रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्सेस। ये भी सही, तो बोथ 1 और 2 इस तरह, ये मैंने आपको ऑलरेडी देखिए यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने कितने क्वेश्चन डिस्कस किया आपसे, अगर देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे 4 क्वेश्चन, फिर 5, ठीक है 5, और इस आर्टिकल देखो कितना छोटा सा है, हार्डली 15 से 20 लाइन का आर्टिकल है, 5 पीवाईक्यूज आपके सामने डिस्कस हुए हैं। तो इससे आपको ये मैं इसलिए बताऊं ताकि रिलेवेंस आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप खुद से करने पे जाओगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे भैया ऐसे क्वेश्चन क्या, क्योंकि आपको पीवाईक्यू पता होने चाहिए, क्योंकि इससे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया मॉरिशस बायलैटरल टाइज के ऊपर में। रिसेंटली क्या हुआ है, जो मॉरिशस के पीएम है नवी चंद्र राम गोलम, वो वाराणसी आए और दोनों के बीच मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इनके बीच में डीपन जो बायलैटरल कॉपरेशन है वो और गहरा हुआ है, ठीक है। वाराणसी में गंगा आरती अटेंड की, करने के बाद कुछ पर्टिकुलर हाइलाइट्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से किए गए वो ये था कि भैया जो मॉरिशस है वो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। जैसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बोली तो आपको दिमाग में आना चाहिए जो जीएस पेपर 2 में एक स्टेट अवे सिलेबस का पार्ट है कि जो हमारे नेबरहुड रिलेशंस है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मॉरिशस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। और ये कहा है कि भैया जो मॉरिशस के लोग हैं वो केवल पार्टनर नहीं है बट की फैमिली है। फैमिली है मतलब यहाँ पे इंडियंस होंगे, अभी वो भी समझाऊंगा। तो पहले समझ लेते हैं कुछ इकोनॉमिक और इंफ्रा कॉपरेशन क्या हुए। इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया है जिससे मॉरिशस में इंफ्रा, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर अच्छी हो सके। जन औषधि केंद्र बनाया गया है मॉरिशस में, फर्स्ट जन औषधि केंद्र है आउटसाइड इंडिया जो बनाया गया है। आयुष सेंटर बनाने की बात हो रही है, 500 बेड का हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही है, वेटनरी एनिमल हॉस्पिटल बनाने की बात, ये इंडिया की तरफ से सपोर्ट है। साइंस एंड टेक की बात की जाए तो एमओयू साइन हुआ है किसके बीच में, इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में। वहाँ पे ओशिनोग्राफिक रिसर्च होगी, पावर सेक्टर में कोऑपरेशन होगा, फिर साथ ही साथ वहाँ पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ के डेटा को हम कंबाइन करके कोशिश करेंगे कितने अच्छे तरीके से कोऑपरेशन बढ़ सके, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि ये स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और एजुकेशनल और हेल्थ केयर, या हम कहें पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन है, इन सबको एक साथ लिंक करके मजबूत करने में मदद करता है इंडिया और मॉरिशस के बीच जो संबंध है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डीटीए एग्रीमेंट भी एक वर्ड है जिसको कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस। मतलब मान लो आप इंडिया में भी काम कर रहे हो, मॉरिशस में भी काम कर रहे हो, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, और वो आप ले जाकर के मॉरिशस में बेचो, तो अगर आपने इंडिया में 10% टैक्स दिया है तो आपको मॉरिशस में जा करके टैक्स नहीं देना पड़ेगा एज पर डीटीए एग्रीमेंट। मतलब आपको 2 बार एक ही प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं देना होता, यही मतलब होता है। बायलैटरल ट्रीटी साइन होती है 2 कंट्री के बीच में। अब अगर मैं डीटीए बताया, कोई ना कोई कारण उसके पीछे भी होगा। तो ये जनरली आपका रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। अब हम समझ लेते हैं मॉरिशस है कहाँ पे, ये रहा मॉरिशस, ठीक है। अब मॉरिशस के रेफरेंस में देखो ये इंडियन ओशन का यहाँ पे हिस्सा है, यहाँ मेडागास्कर दिखेगा आपको, तो ये प्रॉपर तरीका पता है। ये देखो इथोपिया, आपको मैंने गर्ड डैम के ऊपर बताया था, सूडान, यहाँ से नाइल रिवर निकलती है, फिर ये इजिप्ट आ गया। यहाँ पे गर्ड डैम क्या है, ग्रेट, आप रिकॉल करिए क्या मैंने कहा था, ग्रेट रेनेसेंस डैम इथोपिया ने बनाया है। कहाँ बनाया है, ब्लू नील पे बनाया है। ब्लू नील कहाँ से निकल रही है, फिर आपको वाइट नील कहाँ से निकल रही है, लेक विक्टोरिया याद आना चाहिए। फिर कल मैंने आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में बताया था जहाँ पे M23 ग्रुप के बारे में समझाया था। फिर मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की जो बॉर्डर्स क्या क्या होती हैं। फिर मैंने बताया था कॉन्गो बेसिन के बारे में। फिर मैंने बताया था कॉन्गो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोबाल्ट प्रोड्यूसर है। इन जितनी भी मैंने अभी तक आपसे जितनी लाइन बोली है, हर एक लाइन पे पीवाईक्यू आया हुआ है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहीं कॉन्गो के बगल में यहाँ पे आपको रवांडा दिखेगा, यहीं पे किगाली दिखेगा, जहाँ पे किगाली एग्रीमेंट हुआ था जो कि आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस करने के लिए एग्रीमेंट था। अगेन ये सब सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, ये मॉरिशस की बात हो रही थी, ठीक है। अब ये आपको पता भी नहीं चला, लेकिन इतनी देर में आपको मॉरिशस, मैंने बताया आपको कॉन्गो इथोपिया के बारे में, लेकिन उतनी देर में आपके दिमाग में मॉरिशस आ चुका है अच्छे से, ठीक है। चलो
आप देखते हैं यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन, अ ग्रेट डील ऑफ एफडीआई टू इंडिया कम्स फ्रॉम मॉरिशस देन many major mature economies like US, UK. Why? अगेन स्ट्रेट अवे आप अगर पढ़ोगे तो आप बता दोगे इंडिया हैज़ प्रेफरेंस फॉर सर्टेन कंट्रीज एज रिगार्डिंग एफडीआई, इंडिया हैज़ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद मॉरिशस, यही चीज़ है। बाकी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ है कि भाई साहब व्हाट्स वल्चर, ठीक है। वल्चर क्या होते हैं? वल्चर एक लार्ज स्कैवेंजर, जिसे गिद्ध कहते हो, ये बर्ड होती है जनरली, जो कि डेड एनिमल, जो जानवर मर जाते हैं उनके कैरकस के ऊपर ये फीड करते हैं। इनको क्लीन अप क्रू कहा जाता है। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसकी सफाई करने के काम होता है। अगर कहीं पे गाय भैंस बैल या मर जाती हैं तो वहाँ पे आके गिद्ध उसको पूरा खा लेते हैं। मतलब इनका प्राइमरी हैबिटेट जो होता है, प्राइमरी फूड जो होती है, वो स्कैवेंजिंग ही होता है। इनकी विजन काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है। अब यहाँ से मदद कैसे करते हैं? अक्सर कभी किसी जानवर को कोई बीमारी हो जाती है, बीमारी से मर जाता है, तो ये जो होते हैं आपके वल्चर्स, ये आके खाते हैं। तो इनके जो इनका सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इतना अच्छा होता है कि वो सारे टॉक्सिन्स को, जो भी डिसीज़ होती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं वल्चर को कह सकते हैं कि बीमारी फैलने से रोकने में काफ़ी मदद करते हैं। तो कोई ना कोई खतरा भी होगा इनको, है कि नहीं? तो ये सिर्फ मैंने वल्चर बताया क्योंकि इससे कनेक्टेड एक आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है कि क्या वल्चर पेंडेमिक फैलने से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इकोलॉजिकल रोल। आपको पहले ही बता दिया, वल्चर एक वेस्ट मैनेजर की तरीके से काम करते हैं। कैसे? जो मरे हुए जानवर हैं उनके अंदर जो बीमारियां होती हैं उनको लोग खा लेते हैं जनरली, ठीक है, बाय कंज्यूमिंग कैरकस। अब होता क्या है, इससे क्या होता है, जो डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं, एथ्रैक्स, रेबीज, बोट्यूलिज्म, अगर किसी भी जानवर को, गाय को, किसी, आपने काफ़ी गांव में सुना होगा, गाय को पागल कुत्ते ने काट लिया फिर गाय मर गई, है कि नहीं? बहुत बेसिक सुना होगा। तो अक्सर जब गाय मर जाती है उसका क्या होता है, उसको मैदान में फेंका जाता है, या फिर डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे किसका कल्चर है जैसा। तो वो जो ये वल्चर्स होते हैं आगे खा लेते हैं, तो ये रेबीज का इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं मदद करते हैं वल्चर्स, कोई भी बोलते हैं ना, कोई पैंडेमिक या कोई डिसीज फैलने को रोकने में काफ़ी इनकी मदद होती है। लेकिन अभी रिसेंटली इनकी पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन हुई है। 1980 में 40 मिलियन थे और ये इनकी 95% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है, ठीक है। जो वल्चर्स होते हैं इनको जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे होता है, ठीक है, वहाँ का एक हिस्सा कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि माइग्रेटरी कॉरिडोर जो होता है जहाँ 30 कंट्रीज से जो पास होता है, वहाँ पे इनका एक एक्सक्लूसिव बहुत पिवटल रोल हो कहा जाता है इनको। अब अगर कुछ चैलेंजेस देखा जाए, चैलेंजेस तो ये है कि भैया जो भी स्कीम्स बनाई गई है वल्चर की, वो अंडर फंडेड है और बहुत अलग अलग है। और जो वल्चर्स हैं उनकी जो रिस्क ये है, पहला तो इलेक्ट्रोक्यूशन है, पॉइजनिंग है। फिर पॉइजनिंग इन व्हाट सेंस, जैसे मैंने समझाया था डाइक्लोफेनाक। अगर कभी किसी जानवर को डाइक्लोफेनाक दी जाती है और वो मर जाता है, तो वल्चर्स की जो बॉडी होती है वो डाइक्लोफेनाक को नहीं डाइजेस्ट कर पाती है और वल्चर्स उससे मर जाते हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि भैया डाइक्लोफेनाक के ऊपर बैन भी लगाया गया था कि डाइक्लोफेनाक किसी भी जानवर को ना दिया जाए, जिससे वल्चर की पॉपुलेशन ना डिक्लाइन हो, क्योंकि वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो पैंडेमिक के खतरे भी बढ़ सकते हैं। तो ये एक पैटर्न है इस पूरे आर्टिकल का जो मैंने आपको समझाना था, बता दिया। अगर देखा जाए अब प्रपोज क्या किया गया है, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई होगी। पहला बनाया गया है सैटेलाइट टेलीमेट्री। इसके साथ देखा जाएगा कि भैया वल्चर्स का हैबिटेट क्या है और कर्कस की साइट, मतलब जो मरे हुए जानवर की साइट कहाँ पे है। फिर उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा वाइल्ड लाइफ, लाइफ स्टॉक और ह्यूमन हेल्थ डेटा के साथ, कि हम कंबाइन कर सकें। फिर देखा जाएगा भाई साहब यहाँ पे जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वेटनरी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि डाइक्लोफेनाक है, दवा है, इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर भी इन्वॉल्व है, सबको एक साथ कनेक्ट किया जाएगा। फिर ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि भैया बस हम अपने इंडिया में कर लेंगे, हम दूसरी कंट्रीज के साथ, दूसरे स्टेट्स के साथ भी पार्टिसिपेट करेंगे, कोऑर्डिनेट, कोलैबोरेट करेंगे। और फिर इसमें एक बोलते हैं ना कम्युनिटी स्टीवर्डशिप भी होगी। इसमें वुमेन, यूथ, लोकल ग्रुप, इन सब को इन्वॉल्व किया जाएगा सर्विलांस करने के लिए, क्योंकि ये जो स्टेप लिया जा रहा है इसमें केवल एक इंसान शामिल नहीं है, एकदम रूट लेवल पे अगर कोई अब डेवलपमेंट होगा तभी आप कंजर्वेशन कर सकते हो वल्चर का, ठीक है। तो ये बेसिक आपको मैंने बता दिया विद रेफरेंस टू वल्चर। अब यहाँ पे वल्चर की टोटल 9 स्पीशीज हैं, जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखा जाए तो व्हाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, स्लैंडेड बिल्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड में आपका इजिप्टियन, हिमालय, ग्रिफॉन, ये सब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये एक बार लिस्ट है, एक बार आप पढ़ लेना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन से हैं, एंडेंजर्ड कौन से हैं। मेजर रिस्क क्या है आपको ऑलरेडी बता दिया, डाइक्लोफेनाक पॉइजनिंग, हैबिटेट लॉस, फूड सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इलेक्ट्रोक्यूशन भी, बिजली के खंभे होते हैं उससे टकरा के इनकी मौत हो जाती है। पेस्टिसाइड्स और जो कैरकस होते हैं जिसमें पॉइजन होता है, उससे भी इनको काफ़ी खतरा हो जाता है,
ठीक है, तो ये बेसिकली इनके बारे में इंफॉर्मेशन है जो जो इनके ऊपर रिस्क है करंटली जो प्रिवेल कर रहे हैं। अब यूपीएससी 2014 में सॉरी 2012 क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लेंगे बहुत आसानी से। वल्चर जो इट यूज्ड टू बी वेरी कॉमन इन इंडिया countryside some years ago are rarely seen nowadays. What is the reason? Reason basically यही कहा जा रहा है कि भाई साहब a drug used by cattle owners for treating their diseased cattle, और वो क्या है, डाइक्लोफेनाक। ठीक है, फिर देखो आपका क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IUCN विच वन ऑफ द वल्चर स्पीशीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अभी आप जाइए पीछे देखिए कौन सा क्रिटिकली एंडेंजर है या नहीं है, आपको आसानी से पता चल जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ बैक में प्रॉपर दे दिया है, ये आप खुद से करिएगा। चलो अब आते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे। ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। पता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की हेयरिंग हो रही है, प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 का यूज़ करके एडवाइस मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि बताइए जो आपने एक टाइम ड्यूरेशन लगा दिया है गवर्नर के ऊपर कि अगर कोई भी बिल गवर्नर के पास आ रहा है तो विद इन 3 मंथ आपको एसेंट देनी होगी, नहीं तो बिल अपने आप पास कहा जाएगा। तो क्या ये अथॉरिटी है या नहीं है, तो ये रेफरेंस है प्रेसिडेंट का, तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आए दिन अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रहा है। ठीक है, क्योंकि 8 अप्रैल को जजमेंट दिया था, 3 मंथ वाला ऑलरेडी बता दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो CGI गवाही हैं उनके द्वारा हेड की जा रही है, उन्होंने कहा भैया कोई भी अथॉरिटी लॉ के अबव नहीं है। ये टर्म का मतलब हो जाता है कि इवन प्रेसिडेंट गवर्नर भी नहीं है अबव लॉ। कोर्ट के रेफरेंस में उन्होंने कहा है कोर्ट पावरलेस बन के नहीं बैठेगा। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, चाहे गवर्नर चाहे प्रेसिडेंट, वो अपनी ड्यूटीज नहीं अच्छे से निभा पाएंगी तब इंटरफेरेंस होगी सुप्रीम कोर्ट की अच्छे से। फिर यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का भी यूज किया गया, और सेपरेशन ऑफ पावर एग्जैक्टली GS पेपर 2 के सिलेबस में रेलेवेंस रखता है, ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन है इसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशियल इनएक्टिविटी कोई ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि हाँ मानते हैं जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, बट अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम ही ढंग से नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशियल इंटरफेरेंस होगा ही नहीं। जुडिशियल एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही किसी भी तरीके का कोई अपनी ड्यूटी बोलते हैं ना निभाने से फेल कर जाएगा, राइट। चलो अब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोला। यूनियन गवर्नमेंट कह रहे हैं भैया सुप्रीम कोर्ट आपने जो डेडलाइन लगाई है 3 महीने के अंदर बिल पास होना चाहिए, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ये पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा है कि भैया हर एक बिल ना बहुत गहरा बिल होता है सर, हर एक बिल के अंदर बहुत एकदम मनन करना होता है, डीपर डेलिब्रेशन चाहिए होता है। तो अब तो मैं बेसिक खुद ही पूछूंगा, मतलब इतना डीप इतना मनन करने की जरूरत पड़ती है गवर्नर की, 2 से 3 साल तक बिल पे ही बैठे रहते हैं। मतलब ऐसा कौन सी पढ़ाई हो रही है भैया, 2 साल में इंसान 3-4 साल में PhD कर लेता है, ये गवर्नर एक बिल को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली एक बच्चे को भी समझ में आएगा व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ठीक है, कोर्ट ने कहा, बोले उन्होंने सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कोर्ट गवर्नर को डायरेक्ट नहीं कर सकती कि कैसे डिसाइड करना है, ठीक है, कि आपको इस तरीके से काम करना होगा। जो मेजॉरिटी ऑफ बिल हैं 1 महीने के अंदर क्लियर हो जाते हैं, लेकिन बाकी बिल अगर पेंडिंग हो रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई कारण होगा। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट आपको 3 महीने का ये बाउंडेशन नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, की इश्यूज जो मेन हाईलाइटेड है, की टर्म्स बैलेंस ऑफ पावर वाला है, फिर गवर्नर का रोल क्या है, साथ ही साथ कोर्ट की एबिलिटी कितनी है कि वो मैंडमस इशू कर सकती है। मैंडमस मतलब क्या होता है, कमांड देना। अब आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 32 राइट, वहाँ पे क्या है, सर्श्योरी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस। तो मैंडमस मतलब क्या होता है, अगर कोई इंसान नहीं काम कर रहा है तो वहाँ पे कोर्ट मैंडमस इशू कर सकती है रिट को, जिसको कहेगी भैया तुम अपना काम करो। तो गवर्नर को मैंडमस इशू कहीं ना कहीं करने की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स। बिल के एसेंट की जो बात होती है वो आर्टिकल 200 में बात होती है, जहाँ पे गवर्नर के पास अथॉरिटी होती है या तो अप्रूव करे, या तो रिजेक्ट कर दे बिल को, या तो रिटर्न कर दे बिल को, कि रिकंसिडर करना चाहिए। 143 आर्टिकल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात हुई है। डायरकी का मतलब क्या होता है, डायरकी मतलब होता है कि 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होंगी, जैसे गवर्नर और स्टेट गवर्नर, वो अपनी अपनी उनके पास पावर होगी। जैसे गवर्नर की अपनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कोलैबोरेटिव गवर्नेंस भी यूज हुआ है। कोलैबोरेटिव गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि जो गवर्नर है और स्टेट गवर्नमेंट, उन दोनों को एक साथ मिलके काम करना चाहिए, जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अच्छा हो सके। मतलब फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, पावर का डिवीजन होना। तो अगर पावर को डिवाइड बांटा जा रहा है तो पावर को ऐसा बांटा जाना चाहिए जिससे कोऑपरेशन बढ़े, ये ना हो कि आपस में मतभेद बढ़े। ठीक है, टाइमलाइन के रेफरेंस में बात हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की टाइमलाइन 8 अप्रैल के केस में लगाई थी। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 200 की बात हो रही है, आर्टिकल 109 के ऊपर क्वेश्चन भी आया। अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको।
2017 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी नहीं बोला गया था, प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। आप आसानी से बोल दो कि डायरकी कब से स्टार्ट है। आर्टिकल 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बात होती है, 1935 में बात हुई है इसमें। तो इसमें क्या हुआ था कि जो सब्जेक्ट थी, ठीक है, प्रोविंसेस में उनको डिवाइड कर दिया गया था दो हिस्सों में। तो यही चीज़ है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू प्रोविंस इनटू टू कैटेगरीज, राइट। अब देखिए 2018 का क्वेश्चन है, गवर्नर के रेफरेंस में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जब तक ऑफिस में है गवर्नर, और जो भी उसे पैसा मिलता है गवर्नर को उसे डिमिनिश नहीं किया जा सकता। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। गवर्नर के रेफरेंस से बात हो रही है, 2018 का क्वेश्चन है। फिर 2014 का क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, मतलब गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब अपने मन से डिसाइड करे, इस पे किसी का कोई रोल नहीं होगा। तो पहला तो ऑब्वियसली सही है कि वो रिपोर्ट भेजेगा किसको, प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट रूल लगाने की जरूरत है नहीं, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। कुछ बिल को रिजर्व कर ले अगर जो गवर्नर है स्टेट लेजिस्लेचर के, जो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो ये भी आपका डिस्क्रिशनरी पावर है। उसे किसी की जरूरत नहीं है कोई आके बोले कि भैया इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजो या ना भेजो, गवर्नर की पावर है ये। मेकिंग द रूल्स, तो ये रूल नहीं बनाता, ठीक है, सिर्फ 1 and 3 इज द राइट वन। जो लिखा है रूल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अपने डिफरेंट रूल्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के रेफरेंस में सवाल पूछा गया है, ठीक है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।